हेलो एवरीवन। चलो शुरू करते हैं इस स्टोरी का एक नया एपिसोड। और तुम सब तुम्हारे कानों में ईयरफोन ज़रूर से लगा लेना, क्योंकि स्टोरी को अच्छी तरह समझने के लिए ईयरफोन ज़रूरी है। और चलो शुरू करते हैं एक नया सफ़र। सबकी आंखें फैल गई थी डर से जब सबने देखा कि गोली आध्या को नहीं उसके सामने खड़े अथर्व की बाजू में लगी थी। प्रिया जी, ललिता जी और विद्या जी तीनों अथर्व की तरफ भागी। वंश ने भागकर मोनिका के हाथ से गन छीन ली और एक थप्पड़ उसे दे मारा। सब अथर्व की बाजू को देख रहे थे। उसके चेहरे पर किसी की नजर ही नहीं गई, जो गुस्से से काला पड़ गया था। तभी उसकी घड़ी से जोर जोर से आवाज आने लगी। अथर्व सबको साइड करते हुए मोनिका की तरफ बढ़ गया और उसने मोनिका की गर्दन दबोच ली और जोर से गुजारिया, मेरी डेविल गर्ल को चोट पहुंचाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे जान से मार दूंगा। आध्या के लिए अथर्व के मुंह से डेविल गर्ल सुनकर सब लोग बुरी तरह चौंक गए। आदित्य और राकेश तो पहले ही सब जानते थे। अथर्व की पकड़ मोनिका पर कश्ती जा रही थी। मोनिका का दम घुट रहा था। बड़ी मुश्किल से सबने मोनिका को छुड़ाया। अथर्व का शरीर गुस्से से कांप रहा था। ललित जी ने जल्दी आलोक और मोनिका को वहां से ले जाने का ऑर्डर दिया तो पुलिस उन दोनों को लेकर चली गई। प्रिया जी और विद्या जी अथर्व को शांत करने में लगी थी। खून बहने की वजह से और अपने गुस्से को पीने की वजह से अथर्व बेहोश हो गया। सब लोग उसे अस्पताल लेकर चले गए। अथर्व का इलाज चल रहा था। बाहर प्रीतम जी, विराट जी और ललित जी गहन चिंतन में थी। उन्होंने सभी लड़कों से पूछा कि अथर्व के अंदर डेविल आज भी है, वह कब से जानते थे? तो वंश ने कहा, पापा हमें तो बहुत बाद में पता चला डेविल के बारे में। उसे दिन जब आध्या पर हमला हुआ उसे दिन ये लड़का सच में बहुत ज्यादा चालाक है। तभी उन सब ने दूसरी तरफ से आरती की सौतेली माँ की आवाज आई जो आध्या को सुना रही थी। वह बोली, देख लिया आप लोगों ने, इस लड़की की मनुष्यत पहले पैदा होते ही मन को खो गई और आज शादी करते ही पति को अस्पताल पहुंचा दिया। रोहिणी जी, इस लड़की का साया एक दिन आपके बेटे को निकल जाए, इसीलिए निकाल फेंकिए कि इस अपने घर से। उसकी इतनी जली कटी बातें सुनकर जहां आध्या के दिल को छलनी कर रही थी, वही तीनों औरतों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। ललिता जी ने उसे भी अच्छा खासा झाड़ दिया। आरती ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की थी। प्रिया जी आध्या को समझने लगे कि अपनी सौतेली माँ की बातों पर ध्यान न दे। आध्या उनके गले लग गई। तभी वंशिका बोली, को ये गोभी का पराठा तो पहले ही तीनों मानों के पल्लू से चिपका रहता है, अब लड़की भी ऐसी ही ढूंढ ली। उसकी बात सुनकर सब लड़के हंसने लगी। तभी डॉक्टर रमेश वार्ड से बाहर आए और बोले, अथर्व ठीक है और होश में भी है लेकिन। तो प्रीतम जी बीच में बोले, लेकिन क्या डॉक्टर? तो डॉक्टर रमेश ने कहा, अथर्व कह रहा है कि आप लोग उसे डटेंगे, इसलिए मैं आप लोगों को ना बताऊं कि उसे होश आ गया है। तो विराट जी ने कहा, इस लड़के को तो मैं बताता हूँ। वह रमेश को साइड में करते हुए अथर्व के पास चले गए, जहाँ अथर्व पहले तो मजे से नस से फ्लर्ट कर रहा था। विराट जी को आता देखकर वह आंखें बंद करके लेट गया। हॉस्पिटल में अथर्व को जल्दी होश आ गया था। उसने डॉक्टर रमेश से कहा कि सब उसे डटेंगे, इसलिए किसी को ना बताएं कि उसे होश आ गया है। तो डॉक्टर रमेश बाहर चले गए। वही अथर्व उसकी ग्लूकोज में इंजेक्शन द्वारा दवाई डाल रही नर्स से, है सिस्टर क्या तुम्हारी शादी हो गई? तो नर्स ने कहा, हाँ मेरी शादी हो गई है। तो अथर्व ने कहा, तो फिर झगड़े भी होते होंगे? तो नर्स ने उसे घूर कर देखा तो अथर्व ने कहा, अरे मेरा मतलब है कि तुम्हारा पति तुम्हें मनाता भी होगा। तो मुझे बताओ वह तुम्हें कैसे मनाता है? वह क्या है ना, आज मेरी शादी हुई है तो अगर मेरी बीवी नाराज हो गई तो मैं भी उसे मना लूंगा। तब वह बोली, मेरे पति मुझे गिफ्ट देकर मानते हैं और घुमाने ले जाते हैं। तो अथर्व ने कहा, गिफ्ट जरूरी है क्या? किस देकर नहीं मान सकते क्या? वह नर्स बेचारी कुछ बोल पाती उससे पहले ही विराट जी अंदर आते दिखे, जिसे वह चुप हो गया। वही अथर्व आंखें बंद करके ऐसे लेट गया जैसे वह कोमा में चला गया हो। विराट जी के पीछे पीछे सब लोग आ गए। पूरा कमर भर गया। सब लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अथर्व कैसे पड़ा है। तभी विराट जी मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का इशारा कर अथर्व को सुनाते हुए बोले, लगता है अभी इस होश नहीं आया है, इसलिए चलिए सब बाहर चलते हैं। उन्होंने वंशिका को इशारा किया तो उसने दरवाजा आगे पीछे करके ऐसे दिखाए जैसे सब बाहर चले गए हो। वही अथर्व एकदम से आंखें खोलकर नर्स से बोल, सिस्टर तुमने बताया नहीं कि किस देकर मेरी बीवी मान जाएगी या नहीं? तभी अथर्व का ध्यान वहां खड़े सब लोग पर गया। वह चिल्लाया, नहीं आया, मेरे हाथ में अचानक से दर्द शुरू हो गया, नर्स मुझे इंजेक्शन देकर सुला दो। उसकी नौटंकी देखकर सब लोग हंसने लगे। वही आध्या उसे खो जाने वाली नजरों से घूर रही थी। प्रिया जी अथर्व के पास बैठ गई और उसका सर प्यार से सहलाते हुए बोली, अब कैसा है मेरा बच्चा? तो अथर्व ने कहा, पहले बाकी दोनों मानों से बोलो मुझे जाकर सबसे प्रोटेक्ट करें। तो विद्या जी भी उसकी दूसरी साइड आ गई। तो अथर्व ने कहा, थानेदारनी को तो बुलाओ। तब ललिता जी उसे घूरते हुए बोली, यह मत समझना कि तूने आध्या से शादी की है तो कोई तुझे कुछ नहीं रहेगा, इतनी भी क्या आफ चढ़ी थी तुझे शादी की? हम भी तो आध्या से ही तेरी शादी करवाते।
तो अथर्व ने कहा, माँ आफत मुझे नहीं इसे चढ़ी थी, मैं तो छोटा सा प्यारा सा अर्थ हूँ। सबने आध्या की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। मीनल जी अथर्व के पास आए तो प्रिया जी उठ गई। मीनल जी बोली, अर्थ बेटा तुझे जो आलोक ने किया वह कैसे पता चला? तो अथर्व ने कहा, अरे दादी मैं यहाँ मुंबई नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे दादू ने मुझे जब बताया कि यहाँ क्या चल रहा है तो मैं सिर्फ आपके लिए आ गया। मुझे बस ठाकुर परिवार की दुश्मन को ढूंढ कर उसे सजा देनी थी। मुझे लगा नहीं था कि यह काम में 2 महीना में हो जाएगा। अब आपका परिवार सुरक्षित है दादी, तो 5 महीने बाद में नाव्या डार्लिंग को लेकर वापस अपने घर चला जाऊंगा। मीनल जी ने न चाहते हुए भी हाँ कह दिया। अथर्व की नजर सब पर गई तो वह रागिनी से, रागिनी में जानता हूँ तुम्हारी सेटिंग कॉलेज टाइम से चालू थी, तो अब तुम हवेली में किसी भी खटास को मन में पालकर दाखिल नहीं हो सकती। बताओ तुम्हें अगर अखिल के साथ रहना है तो अपने आप और बहन से रिश्ता खत्म करना होगा। बोलो मंजूर है या नहीं? तो रागिनी ने कहा, मंजूर है अथर्व, इसीलिए तो सबके साथ यहाँ आए हो। तो अखिल ने कहा, मोनिका की प्रेगनेंसी के बारे में तुम जानती थी ना? तो रागिनी ने कहा, हाँ मैं जानती थी। मैंने माँ और ऋतिक ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नहीं माने। अगर आप सब कहेंगी तो मैं उनसे भी कभी नहीं मिलूंगी। तो मैनेजी ने कहा, नहीं बेटा वह तुम्हारी माँ है तो तुम ही उनसे रिश्ता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अथर्व ने कहा, अब कोई मेरी बीवी को मुझसे मिलने दो वरना चुड़ैल का कहर सब पर टूटेगा। सब हंसने लगे तो आद्या आगे आकर अथर्व को डांटते हुए बोली, तुम बंदर, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की और अभी बकबक कर जा रहे हो? कितना ब्लड निकला है, कमजोरी आ गई होगी। रुको मैं एक और ग्लूकोज लगा देता हूँ। तो अथर्व मुंह बनाते हुए गाना गाने लगा, शादी करके फंस गया अच्छा सा कुंवारा। तभी अक्षत ने कहा, शादी का प्लान कब गढ़ा था तूने? तो अथर्व ने कहा, मैंने सबको चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि मैं भाग कर शादी करूंगा, लेकिन कोई मेरी बातों को सीरियस लेता ही नहीं। तो सबको लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ बस इसीलिए। और माँ, अब मैं इन लड़कों को आजाद घूमते देखकर अपना खून नहीं जलाना चाहता, तो जल्दी सबकी शादी करवाए। सब ने अथर्व को घूरा तो अथर्व ने कहा, चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो प्रीतम जी ने कहा, पापा रात को तुमसे मिलने आएंगे, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हें यही रहना होगा। तो अथर्व ने अक्षत की तरफ देखा और कहा, उनसे कहीं अगर मुझसे मिलना है तो घर आ जाए। चलो दादी हम चलते हैं। अथर्व उठ गया, उसके बाद सब उसके साथ ही घर चले गए। विराट जी को अंदर आता देखकर अथर्व आंखें बंद करके ऐसे लेट गया जैसे वह कोमा में चला गया हो। विराट जी के पीछे पीछे सब लोग अंदर आ गए, पूरा कमरा भर गया। सब लोग हैरान होकर देख रहे थे कि अथर्व कैसे पड़ा है। तभी विराट जी मुंह पर उंगली रखकर सबको चुप रहने का इशारा कर अथर्व को सुनते हुए बोले, लगता है अभी इस होश नहीं आया है, चलिए सब बाहर चलते हैं। उन्होंने वंशिका को इशारा किया तो उसने दरवाजा आगे पीछे करके ऐसे दिखाए जैसे सब बाहर चले गए हो। वही अथर्व एकदम से आंखें खोलकर नर्स से बोल, सिस्टर तुमने बताया नहीं कि किस देकर मेरी बीवी मान जाएगी या? तभी अथर्व का ध्यान वहां खड़े सब लोगों पर गया तो वह चिल्लाया, नहीं आ मेरे हाथ में अचानक दर्द शुरू हो गया, नस मुझे इंजेक्शन देकर सुला दो। उसकी नौटंकी देकर सब लोग हंसने लगे। वही आध्या उसे खो जाने वाली नजरों से घूरे जा रही थी। प्रिया जी अथर्व के पास बैठ गई और उसका सर प्यार से सहलाते हुए बोली, अब कैसा है मेरा बच्चा? तो अथर्व ने कहा, पहले बाकी दोनों मानों से बोलो मुझे जाकर सबसे प्रोटेक्ट करे। तो विद्या जी भी उसकी दूसरी साइड आ गई। तो अथर्व ने कहा, थानेदारनी को तो बुलाओ। तो ललिता जी उसे घूरते हुए बोली, यह मत समझना कि तूने आध्या से शादी की है तो कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, इतनी भी क्या आफत चढ़ गई थी तुझे शादी की? हम भी तो आध्या से ही तेरी शादी करवाते। तो अथर्व ने कहा, माँ आफत मुझे नहीं इसे चढ़ी थी, मैं तो छोटा सा प्यारा सा अर्थ हूँ। सब ने आध्या की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घूर रही थी। तभी मीनल जी अथर्व के पास आए तो प्रिया जी उठ गई। मीनल जी बोली, अर्थ बेटा तुझे जो आलोक ने किया वह कैसे पता चला? तो अथर्वा ने कहा, अरे दादी मैं यहाँ मुंबई नहीं आना चाहता था, लेकिन मेरे दादू ने मुझे जब बताया कि यहाँ क्या चल रहा है तो मैं सिर्फ आपके लिए आ गया। मुझे बस ठाकुर परिवार के दुश्मन को ढूंढ कर उसे सजा देनी थी। मुझे लगा नहीं था कि यह काम 2 महीने में हो जाएगा। अब आपका परिवार सुरक्षित है दादी, तो 5 महीने बाद में नाव्या डार्लिंग को लेकर वापस अपने घर चला जाऊंगा। मिनल जी ने न चाहते हुए भी हाँ कह दिया। अथर्व की नजर सब पर गई तो वह रागिनी से बोल, रागिनी मैं जानता हूँ तुम्हारी सेटिंग कॉलेज टाइम से चालू थी, तो अब तुम हवेली में किसी भी खटास को मन में पालकर दाखिल नहीं हो सकती। बताओ तुम्हें अगर अखिल के साथ रहना है तो अपने बाप और बहन से रिश्ता खत्म करना होगा। बोलो मंजूर है या नहीं? तू रागिनी नहीं कहा मंजूर है अथर्व, इसलिए तो सबके साथ यहाँ आए हो। तो अखिल ने कहा, मोनिका की प्रेगनेंसी के बारे
मैं तुम जानती थी ना? तो रागिनी ने कहा हाँ मैं जानती थी। मैंने माँ और ऋतिक ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन वह नहीं माने। अगर आप सब कहेंगे तो मैं उनसे भी कभी नहीं मिलूंगी। तो मीनल जी ने कहा नहीं बेटा, वह तुम्हारी माँ है तो तुम ही उनसे रिश्ता तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो अथर्व ने कहा अब कोई मेरी बीवी को भी मुझसे मिलने दो वरना चुड़ैल का कर सब पर टूटेगा। सब हंसने लगे। तो आध्या आगे जाकर अथर्व को डांटते हुए बोले तुम बंदर कहीं के, तुम्हें क्या जरूरत थी मेरे सामने आने की? और अभी बकबक कह कर जा रहे हो? कितना ब्लड निकला है? कमजोरी आ गई होगी, रुको मैं एक और ग्लूकोज लगा देता हूँ। तो अथर्व मुंह बनाते हुए गाना गाने लगा। शादी करके फंस गया, अच्छा था खासा था कुंवारा। तो अक्षत ने कहा शादी का प्लान कब गढ़ा था तूने? तो अथर्व ने कहा मैंने सबको चिल्ला चिल्ला कर बोला था कि मैं भाग कर शादी करूंगा लेकिन कोई मेरी बातों को सीरियस लेता ही नहीं। तो सबको लगता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ बस इसीलिए। और माँ अब मैं इन लड़कों को आजाद घूमते देखकर अपना खून नहीं जलाना चाहता तो जल्दी जल्दी सबकी शादी करवाए। ये सुनकर सब लड़के अथर्व को घूरने लगे। तो अथर्व ने कहा चलिए अब यहाँ से चलते हैं। तो प्रीतम जी ने कहा पापा रात को तुमसे मिलने आएंगे तो उन्होंने कहा है कि तुम यही रहना होगा। तो अथर्व ने अक्षत की तरफ देखा और कहा उन्हें कहीं अगर मुझसे मिलना है तो हवेली आए, चलो दादी हम चलते हैं। कहकर अथर्व उठ गया। उसके बाद सब उसके साथ घर के लिए निकल गए। वहीं दूसरी तरफ करणवीर जी अपनी चौपर में बैठकर मुंबई पहुंच गए। चौपर हॉस्पिटल से कुछ दूरी खाली मैदान में उतरा था। जब वह गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकले तो उनके मैनेजर बोला सर प्रीतम सर का फोन आया था, वह कह रहे थे कि सीधा ठाकुर हवेली ही आ जाए आप। वह सब अथर्व बाबा को लेकर निकल गए हैं। तो करणवीर जी ने कहा लेकिन मैंने कहा था उससे कि उसे अस्पताल में ही मिलेगा, उसे फोन लगाओ। मैनेजर ने प्रीतम जी को फोन किया और करणवीर जी को ही दे दिया। अथर्व प्रिया जी के साथ कार में बैठा हवेली जा रहा था। एक तरफ आध्या बैठी थी, आगे प्रीतम जी ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे थे। तभी उनका फोन बाजा। उन्होंने देखा तो करणवीर जी के मैनेजर का फोन था। उन्होंने फोन उठा तो सामने से करणवीर जी ने कहा प्रीतम मैं तुमसे कहा था ना कि अथर्व को सुबह हॉस्पिटल से हवेली ले जाना, फिर तुम लोग उसे अभी क्यों लेकर गए? तो प्रीतम जी ने कहा लेकिन ये लड़का हॉस्पिटल में ठीक ही नहीं रहा था। तभी अथर्व ने कहा लाइए पापा मुझे फोन दीजिए मैं बात करता हूँ। अथर्व ने फोन लिया और कहा आप हवेली आ जाइए दादू, फिक्र मत कीजिए मैं हमेशा आपके साथ हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। प्रिया जी और प्रीतम जी ने उसे सवालिया नजरों से देखा। तो अथर्व ने कहा जब वह आएंगे तो सबको पता चल जाएगा। कुछ देर में सब घर पहुंच गई। वहां पहले ही गृह प्रवेश की सारी तैयारियां हो चुकी थी। मीनल जी अथर्व को आध्या के साथ आने के लिए कहकर जा चुकी थी। अथर्व प्रिया जी से बोला माँ यह मेरा घर नहीं है। फिर नाव्या डार्लिंग यहाँ कैसे गृह प्रवेश कर सकती है? तो प्रिया जी ने कहा बेटा चाहे तो कितना ही झूठ ही लेकिन तेरा असली घर तो यही है ना। तो अथर्व ने कहा फिर आप इसका गृह प्रवेश करवाना थाली घुमाकर। तो प्रिया जी ने कहा मैं ऐसा नहीं कर सकती बेटा, तेरी माँ से हर अधिकार थोड़े ही ले सकती हूँ। तो अथर्वा ने गुस्से से कहा वह औरत मेरी माँ नहीं है, आप सब समझते क्यों नहीं? छोड़ो मैं खुद देखता हूँ वह कैसे आगे आती है। मेरे आयुष अथर्व और आध्या को बुलाने आया तो अथर्व आध्या का हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक साइड अखिल और रागिनी खड़े थे और दूसरी तरफ अथर्व और आध्या, राधा और रोहिणी हाथ में आरती की थाल लेकर खड़ी थी। सामने दो चावलों से भरे हुए कलश रखे थे। अथर्व मीनल जी से बोल दादी यह औरत हमारी आरती नहीं करेगी, आप ये थाली ले लीजिए या फिर मेरी किसी भी माँ से कहिए वह आरती कर देगी। तो राकेश ने गुस्से से अथर्व को देखा, वह कुछ बोलना तो रंजीत ने उसे रोक दिया। उसने रंजीत को देखा तो उसने कहा भैया रहने दीजिए, वह नहीं मानने वाला। वही मीनल जी ने आरती की थाली ली और आध्या और अथर्व की आरती उतारी। अथर्व ने वहीं से राकेश को तेजी स्माइल दी तो राकेश जल भून गया। उसे आध्या बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब तो अथर्व उसे शादी कर चुका था, अब तो वह हमेशा के लिए उसे हवेली में रहने का हक रखती थी। उसने सोच लिया था कि आज वह सबके सामने अथर्व को यही रुकने की बात करके रहेगा। दोनों लड़कियां कलश को पर से गिराकर अंदर हाल में आए। सब लोग थक गए थे इसीलिए वह सोफे पर बैठ गए। अथर्व ने सबको वहीं रुकने को कहा था क्योंकि करणवीर जी कुछ ही देर में वहां आने वाले थे। अक्षत अथर्व से इशारे में एक तरफ आने के लिए कह रहा था तो अथर्व उसके साथ एक तरफ चला गया। लक्ष्य, अमन और वंश भी उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। अक्षत अथर्व से बोल अर्थ क्या ये सही है? मतलब अगर कुछ और सच हुआ और वह हम सह नहीं पाए तो कुछ तो वजह होगी ना जिसकी वजह से दादू ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो अथर्व ने कहा जा तू जाकर सस्पेंस में ही मर जा, लेकिन मैं सब जानकर रहूंगा। मुझे अगर पहले ही पता चल जाता तो अब तक मैं उन्हें यहाँ कब का बुला लेता। अथर्व वहां से वापस आकर बैठने वाला था तभी वंशिका भी उससे कुछ खाने के लिए बोलने लगी तो अथर्व उसके साथ एक साइड में कुसूर पूसूर करने लगा जिससे सबके कान खड़े हो गए।
विराट की जोर से बोले, दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? अगर कोई शैतानी की ना तो यही दोनों की पिटाई होगी। तो अथर्व अपनी आंखें तरेरते हुए बोला, अच्छा मत बोलिए, दरोगाइन इधर ही बैठी है। अथर्व एन विद्या जी की तरफ इशारा कर दिया तो विराट की शांति से बैठ गए। प्रीतम जी और लाली जी मुंह दबाकर हंसने लगे। सब लोग घर आ गए थे। अथर्व के कहने पर मीनल जी ने आरती की थाली और आध्या और अथर्व की आरती की। अथर्व ने वहीं से राकेश को तेजी स्माइल दी तो राकेश जल बन गया। उसे आध्या बिल्कुल पसंद नहीं थी और अब तो अथर्व से शादी कर चुका था। अब वह हमेशा के लिए उसके ही हवेली में रहने का हक रखती थी। उसने सोच लिया था कि आज वह सबके सामने अथर्व को यही रखने की बात करके रहेगा। दोनों लड़कियां कॉलेज को पैरों से गिराकर अंदर हाल में ये सब लोग थक गए थे, इसलिए सोफे पर बैठ गए। अथर्व ने सबको वहीं रुकने को कहा था क्योंकि करणवीर जी कुछ ही देर में वहां आने वाले थे। अक्षत अथर्व से हिसार में एक तरफ आने के लिए कह रहे अक्षत अथर्व से हिसार में एक तरफ आने के लिए कह रहा था तो अथर्व उसके साथ एक तरफ चला गया। लक्ष्य, अमन और वंश भी उनके पीछे जाकर खड़े हो गए। अक्षत अथर्व से बोल, अर्थ क्या ये सही है? मतलब अगर कुछ और सच हुआ और हम सब सह नहीं पाए तो कुछ तो वजह होगी ही ना, जिसकी वजह से दादू ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। तो अथर्व ने कहा, जा तू जाकर सस्पेंस में ही मर जाए, लेकिन मैं सब जानकर रहूंगा। मुझे अगर पहले ही पता चल जाता तो अब तक मैं उन्हें यहाँ कब का बुला लेता। इतना कहकर अथर्व वहां से वापस आकर बैठने वाला था तभी बंसी का भी उसे कुछ खाने के लिए बोलने लगी तो अथर्व उसके साथ एक साइड में कुसूर फुसर करने लगा, जिससे सबके कान खड़े हो गए। विराट जी जोर से बोले, दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हो? अगर कोई शैतानी की ना तो यही दोनों की पिटाई होगी। तो अथर्व आंखें तैरते हुए बोला, अच्छा मत बोलिए, आपकी धर्मपत्नी भी इधर ही बैठी है। अथर्व बनी विद्या जी की तरफ इशारा कर दिया तो विराट जी शांति से बैठ गए। नरेंद्र जी और ललित जी मुंह दबाकर हंसने लगे। अथर्व वापस प्रिया जी के पास आकर बैठ गया और विराट जी से कहा, पापा। विराट जी के कान खड़े हो गए। अथर्व जब कुछ मांगता था तो बड़े ही संस्कारी तरीके से बोलना था। अथर्व उठकर उनके पास गया और एक तरफ की बाजू ऊपर सांप की तरह उनसे चिपकते हुए कहा, पापा इस लेडी आतंकवादी, मेरा मतलब वंशु को यही छोड़कर चले जाए ना। अगले हफ्ते में अक्षत और लक्ष्य की सगाई है और गणेश उत्सव भी शुरू हो जाएगा तो वह यही रहना चाहती है। देखिए मान जाए वरना बाजू पर काट लूंगा। अथर्व धमकी देते हुए बोला तो विराट जी उसे घूरते हुए बोले, लगता है खाना नहीं खाया है तूने, कोई उसे खाने के लिए कुछ दे दो। तो अथर्व ने कहा, और जो मैं कह रहा हूँ वह तो ललित जी ने कहा, ठीक है वह हमारे साथ रहेगी, सगाई की तैयारी में हाथ भी बटा देगी। तो अथर्व ने कहा, पर वह यहाँ भी तो रह सकती है। तो विराट जी ने कहा, हाँ था कि तुम दोनों सबका जीना हराम कर दो यहाँ पर। तो वंशिका ने कहा, पापा हम दोनों वादा करते हैं किसी को भी परेशान नहीं करेंगे। पूछ लीजिए सबसे, मैंने पिछली बार किसी को परेशान किया था क्या? तभी प्रीतम जी का फोन बजा। उन्होंने बात की और फिर कहा, पापा बाहर आ गए हैं, मैं उन्हें ले आता हूँ। पता नहीं क्यों लेकिन मीनल जी और मोहन जी का दिल धक धक कर रहा था जैसे कुछ होने वाला हो। और तभी प्रीतम जी के साथ चलकर आ रहे शख्स को देखकर उन दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। करण ठाकुर, मोहन जी का बड़ा भाई, वही करणवीर सूर्यवंशी होंगे। उन्हें इसका जरा सा भी आभास नहीं था। अक्षत और बाकी चारों लड़कों की नजर उन्हें दोनों पर थी। तभी अथर्व चलते हुए उनकी तरफ दौड़ गया और कारण भी जी का चेहरा जो काफी सब नजर आ रहा था एकदम से खुश हो गए। अथर्व उनके गले लग गया और मस्ती करते हुए कहा, कैसे हैं बुढ़े आदमी, कोई गुलगुल खिलाया या नहीं? करणवीर जी हंस पड़े और बोले, मगरमच्छ की शक्ल के बंदर, पीट दूंगा तुझे, गोली लगी है, हाथ ज्यादा हिल गया तो दर्द होगा बंदर। इधर एक बार फिर उन्होंने अथर्व को गले लगा लिया। प्रीतम जी और दिल्ली वाले सभी लोग मुस्कुरा उठे। तभी अथर्व को आध्या का ख्याल आए तो वह उनसे अलग होकर आध्या को सीटी बजाकर अपने पास आने के लिए बोला। करणवीर जी ने एक हल्की सी चपत उसके सर पर चपत मारी और कहा, थी छिछोरी हरकतें मत किया कर। आध्या उनके पास आए तो अथर्व ने कहा, लीजिए आपका श्राप सफल हो गया। अथर्व ने आध्या को इशारा किया और दोनों ने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। करणवीर जी ने प्यार से दोनों के सर पर हाथ रख दिया और कहा, भगवान करे मुझे जल्दी परपोती मिले। ये कहकर वह हंसने लगे, जिससे प्रीतम जी ने कहा, हाँ सेम टू से, मेरा भी यही आशीर्वाद है। अथर्व ने आध्याय को देखा जो उसे देखकर वह बोहे उछाल रही थी। तभी अथर्व भी उसे दूरी से किसका इसका इशारा करने लगा तो आध्या नीचे मुंह करके हंसने लगी। उसके बाद अथर्व उन्हें खींचते हुए अपने दादा दादी के सामने लाया और कहा, दादी आप लोगों ने मेरे दादू से मिलना चाहते थे ना, ये लीजिए मिल लीजिए। मीनल जी की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे तो उन्होंने अपना चेहरा नीचे कर लिया। करणवीर जी ने मोहन जी को देखा तो वह उसे घूर रहे थे।
कुछ देर बाद अथर्व करणवीर जिसे चिपक कर बैठा हुआ था करणवीर जी ललित जी से बोले, वह लड़की कहाँ है जिसने मेरे बच्चे पर गोली चलाई? तो ललित जी ने कहा, उसे पुलिस हिरासत में ले चुकी है चाचा जी। तभी करणवीर जी ने कहा, उसे दिल्ली सेंट्रल जेल में भिजवा देना, मैं उसे वहीं मिलूंगा। तभी अथर्व अक्षत से बोला, मेरा फोन कहाँ है, देना जरा। तो अक्षत ने कहा, मेरे पास नहीं है। उसने अथर्व से कुछ भी करने से मना करने का इशारा किया तो अथर्व ने कहा, पापा मेरे फोन पर फोन करना। तो प्रीतम जी ने वैसा ही किया तो अथर्व का फोन अक्षत की जेब में ही बजने लगा। सबने उसे देखा तो उसने अथर्व का फोन उसे दे दिया। उसे अलग ही टेंशन खाई जा रही थी कि कहीं कुछ ऐसा वैसा सच सामने आ गया तो, जैसे कि उसके पापा प्रीतम जी को कहीं उसके दादा ने गोद तो नहीं लिया वगैरह वगैरह। अथर्व ने अपने फोन में करणवीर जी को और मीनल जी की शादी की तस्वीर निकाल और कहा, दादी उसे दिन जब मैं हवेली के पुराने हिस्से में गया था तो मुझे कुछ मिला था वहां, ये देखिए जरा। मीनल जी ने जब अथर्व के हाथ से फोन लिया और तस्वीर देखी तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। मोहन जी ने भी वह तस्वीर देखी और कहा, तो इसलिए तुम दोबारा उसे तरफ गए थे? तो अथर्व ने कहा, जी अब जरा ये तस्वीर सबको दिखाए और इन रात से पर्दा उठाए। मोहन जी ने फोन सबकी तरफ बढ़ा दिया और फैसला किया कि आज सब कुछ सामने आ जाए। जैसे जैसे अथर्व का फोन सबके हाथ में जा रहा था वैसे वैसे सबकी आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। दिल्ली में सब सोफे पर बैठे थे जो पत्थर के मोबाइल में सब ने करणवीर जी और मीनल जी की शादी की तस्वीर देखी तो सब बुरी तरह से चौंक गए। राकेश अपनी जगह से उठ गया और जोर से बोला, ये सब मजाक है क्या? ये तुमने खुद बनाई है ना? तो अथर्व से बोले तो अथर्व मुंह बिगाड़ कर बोला, मजाक तो मेरे सामने शैतान की तरह खड़ा है इस वक्त। राकेश को जैसे ही उसकी बात समझ जाएगी वह मजाक उसे कह रहे राकेश को जैसे ही उसकी बात समझ जाएगी वह मजाक उसे कह रहा है तो वह उसे गुस्से में घूरने लगा। अथर्व ने करण जी की तरफ देखा तो वह भी उसे घूर रहे थे तो अथर्व हंसने लगा और कहा, अब बता दीजिए दादू वरना आपका बड़ा पोता सस्पेंस में ही पागल हो जाएगा। करणवीर जी ने अक्षत को देखा जिसकी आंखें बरसने को तैयार थी। वह कारण बिजी के पास आया और कहा, दादू पापा आपके सगे बेटे तो हैं ना, आपने उन्हें गोद तो नहीं लिया था? उसके मन की बात अब जाकर अथर्व के समझ में आए। वही प्रीतम जी भी अपने पापा को देख रहे थे। करणवीर जी ने अक्षत का असर चलाया और कहा, प्रीतम मेरा सगा बेटा है और तुम सच में दिमाग से कबाड़ी ही हो। उसकी बात सुनकर अथर्व हंसने लगा और बोला, ये तो है ही गधा, इस दफा कीजिए यहाँ से। और मुझे अथर्व की बात बीच में ही रह गई जब मीनल जी की आवाज आई। वह बोली, क्या यह मेरा चीकू है? आपने इसे हमसे छुपा कर रखा था अब तक? तो करणवीर जी बेहद सख्त आवाज में बोले, ये तुम्हारा कुछ नहीं है मिनल, ये सिर्फ मेरा बेटा है और आज याद आई है तुम्हें चीकू की? तभी अथर्वा ने चिल्लाते हुए कहा, कोई मुझे भी कुछ बता दो, क्या मैं आप सबको देखने के लिए इकट्ठा किया है हवेली में? सब सोफे पर बैठे थे जब अथर्व के मोबाइल में सब ने करणवीर जी और मीनल जी की शादी की तस्वीर देखी तो सब बुरी तरह से चौंक गए। राकेश अपनी जगह से उठ गया और जोर से बोला, ये सब क्या मजाक है? ये तुमने खुद बनाई है ना? वह अथर्व से बोले तो अथर्व मुंह बिगाड़ कर बोला, मजाक तो मेरे सामने शैतान की तरह खड़ा है इस वक्त। राकेश को जैसे ही उसकी बात समझ आई कि वह मजाक उसे कह रहा है तो वह गुस्से में उसे घूरने लगा। अथर्व बने करणवीर की तरफ देखा तो वह भी उसे घूर रहे थे तो अथर्व हंसने लगा और कहा, आप बात भी दीजिए दादू वरना आपका बड़ा पोता सस्पेंस में ही पागल हो जाएगा। करणवीर जी ने अक्षत को देखा तो जिसकी आंखें बरसाने को तैयार थी वह करणव जी के पास आया और बोला, दादू पापा आपके सगे बेटे तो हैं ना, आपने उन्हें गो तो नहीं लिया था? उसके मन की बात अब जाकर अथर्व की समझ में आई थी। वह प्रीतम जी भी अपने पिता को देख रहे थे। करणवीर जी ने अक्षत का सर सहलाया और कहा, प्रीतम मेरा सगा बेटा है और तू सच में दिमाग से कबाड़ी ही है। करणवीर जी ने अक्षत का सर सहलाया और कहा, प्रीतम मेरा सगा बेटा है और तू सच में दिमाग से कबाड़ी ही है। उसकी बात सुनकर अथर्व हंसने लगा और कहा, ये तो है ही गधा, इस दफा कीजिए यहाँ से। और मुझे अथर्व की बात बीच में ही रह गई जब मीनल जी की आवाज आई। वह बोली, क्या यह मेरा चीकू है? आपने इसे हमसे छुपा कर रखा था अब तक? तो करणवीर जी बेहद सख्त आवाज में बोले, ये तुम्हारा कुछ नहीं है मिनल, ये सिर्फ मेरा बेटा है और आज याद आई है तुम्हें चीकू की? तभी अथर्व चिल्लाते हुए बोला, कोई मुझे भी कुछ बता दो, क्या मैं आप सबको देखने के लिए इकट्ठा किया है? तो करणवीर जी ने कहा, राकेश और प्रीतम दोनों जुड़वा भाई है और दोनों ही मेरे बेटे हैं। सबके दिमाग में जैसे धमाका हुआ। तभी राकेश ने कहा, ये सब झूठ है, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है और आप मेरे पिता नहीं है। तो करणवीर जी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता भी नहीं, जिसके दिल में अपने बच्चों के लिए प्यार नहीं वह कैसे मेरा बेटा हो सकता है? मेरा बेटा सिर्फ प्रीतम है जो सिर्फ सबसे प्यार करना जानता है। तभी मोहन जी ने कहा, जब राकेश आपका बेटा नहीं है तो अथर्व
पर कैसे हक जाता रहे हैं आप, उसे यही छोड़ दीजिए और चले जाए यहाँ से। तो करणवीर जी ने गुस्से से कहा, हर बार तुम लोगों के लिए मैं सब कुछ नहीं छोड़ सकता। एक बेटे को छीन लिया था तुम लोगों ने, उसे कैसे परवरिश दी है उसका नतीजा देख लिया है मैंने, और अब मेरे पोते को छीनना चाहते हो। मैं कोई दयावान का नहीं हूँ जो सब कुछ तुम्हें दे दूं। तब कहाँ गए थे तुम सब जब ये प्यार और अपनेपन के लिए पल पल तरस रहा था। करणवीर जी को गुस्से में देखकर सब सहम गए। वहीं अथर्व को मजा आ रहा था, आज उसके मन की मुराद पूरी हो रही थी। मोहन जी को डांट पड़ने देखकर तभी राकेश भी शक्ति से बोला, वह मेरी औलाद है, मेरा बेटे में भी देखता हूँ, कोई उसे लेकर कैसे जाता है। राकेश की बात सुनकर उसके सब परिवार वाले चौंक गए। वहीं प्रीतम जी और करणवीर जी के चेहरे पर तिरछी हंसी फैल गई। प्रीतम जी ने कहा, इस चीज का वक्त गुजर चुका है। राकेश ठाकुर अथर्व मेरा बेटा है, तन से भी और मन से भी वह मुझे ही अपना बाप मानता है, और पहचान से वह अथर्व राकेश ठाकुर नहीं, अथर्व प्रीतम सूर्यवंशी के नाम से जाना जाता है। सब लोग हैरान होकर रह गए। राकेश ने गुस्से में कहा, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, वह धर्म ठाकुर है, मेरा बेटा कोई सूर्यवंशी नहीं। तभी अथर्व बीच में कूदते हुए बोला, मेरा नाम अथर्व सूर्यवंशी है, मेरे सब डॉक्यूमेंट वगैरह में मैं अथर्व सूर्यवंशी ही हूँ। सो मिस्टर राकेश ठाकुर झुनझुना बजाया और खुशियां मनाई। चौथी औलाद का कलंक मिट गया आपके माथे से, और अब चुप हो जाए। मैं अपने दादू को यहाँ के साथ मेरा बेटा खेलने के लिए नहीं बुलाया है। दादू अब आप बताए, अगर मेरी दादी की शादी आपसे हुई थी तो फिर यह आपके भाई की झोली में कैसे आ गई। मोहन जी ने अथर्व को घूरा तो अथर्व करणवीर जी को देखने लगा। तभी करणवीर जी ने कहा, मेरा नाम पहले करण ठाकुर था, हम हिमाचल में एक छोटे से गांव में रहते थे। जब हम स्कूल में थे तभी हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। उसे वक्त कम उम्र में ही शादी हो जाती है, तो हमारा स्कूल खत्म होने के बाद मीनल ने पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। मोहन उसे वक्त स्कूल में ही था, कुछ टाइम बाद ही हमारी शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था, मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैं भी गाँव आ गया। उसे वक्त आर्मी में भर्तियां निकली हुई थी, तो मैं भी एक बार कोशिश करने की सोची। उसे वक्त निर्मला प्रेग्नेंट थी, हमें 2 जुड़वा बेटे हुए थे। हम दोनों और पूरा परिवार बहुत खुश थे। हमारी खुशी और बढ़ गई जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया और मैं आर्मी में चला गया। लगभग 6 महीने बाद में घर वापस लौटा था। दोनों बच्चे उसे वक्त 8 महीने के थे। कुछ वक्त उनके साथ गुजर कर मैं दोबारा से बॉर्डर पर चला गया। उसके बाद साल भर तक मैं वापस नहीं लौट पाया। करणवीर जी ने आगे कहा, फिर मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। उसे वक्त बच्चे 2 साल से ऊपर के हो गए थे। मोहन नाथ पिताजी से गांव में जमीन बेचकर शहर में रहने की जिद पकड़ कर बैठा था। पिताजी ने मुझसे सलाह ली तो मैंने हाँ कह दिया और उसे समय ही यहाँ इस हवेली का निर्माण शुरू हो गया। मैं 2 महीने यही था, इसलिए मैंने सब काम अपनी देखरेख में करवाया था। 2 महीने बाद में वापस चला गया। अब मैं बच्चों और परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने सुना अधिकारियों से बात की तो मैं वहां से हमेशा के लिए आ गया था। तब तक सब यहाँ हवेली में शिफ्ट हो चुके थे, यहाँ पर काम भी अच्छा चल रहा था। अब मोहन के रिश्ते की बात चल रही थी। सब हमारे गांव के पास ही बसे गांव में लड़की देखने गई। पहाड़ी इलाका था और बारिश का समय चल रहा था, पहाड़ों पर फिसलन बढ़ गई थी। वहां जाते हुए ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, लेकिन साइड में एक पुराना पेड़ था, इसलिए गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। सब घायल हुए थे। प्रीतम मेरी गोद में था। पहले हमने माँ पिताजी को बाहर निकाला, फिर मीनल और राकेश को जो इसकी गोद में था इन्हीं निकला। मीनल के माता पिता भी हमारे साथ ही थे। मोहन ने उन दोनों को भी बाहर निकाला और खुद भी निकल गया। मैं भी प्रीतम को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन इस वक्त वह पेट टूट गया। शायद गाड़ी का वजन नहीं झेल पाया और गाड़ी खाई में जा गिरी। सब ने करणवीर जी को देखा तो उन्होंने आगे कहा, गाड़ी 9 किलो चट्टानों से टकराती उससे पहले ही मैं प्रीतम को लेकर गाड़ी से कूद गया। बहुत चोटियां आई थी हम दोनों को। 2 दिन बाद मुझे होश आया था। मेरी टांग और बाजू टूट गई थी। जब मैं प्रीतम के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि बच्चों में 2 दिन से कोई हरकत नहीं की थी, तो गांव वाले उसे दफनाने ले जा रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रोका। उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मैं मरे हुए बच्चे को दफनाना नहीं दे रहा। प्रीतम की सांसें चल रही थी, लेकिन शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। मेरा दोस्त सेवा में जो बना था राजपाल, मैंने उसे चिट्ठी भेजी। वह लगभग 10 दिन बाद मेरे पास आया। वह मुझे और प्रीतम को लेकर दिल्ली गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि सर में चोट
लगने की वजह से प्रीतम जी कोमा में चले गए हैं। इन सब में लगभग महीना गुजर गया। मैं राजपाल को यहाँ मुंबई भेजा तो उसे यहाँ कोई नहीं मिला। वह वापस आ गया। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी, इसलिए वह वापस बॉर्डर पर चला गया। मैंने सोचा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब खुद यहाँ आकर सबको बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ पाया था। लगभग 6 महीने बाद में ठीक से चलने फिरने लगा। प्रीतम के शरीर में अभी भी कोई हरकत नहीं हुई थी, तो मैंने राजपाल को बुलाया और खुद यहाँ मुंबई आ गया। उसे हादसे को 7 महीने हो गए थे। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि उसकी और मोहन की शादी हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया था उन दोनों पर। तब उन्होंने कहा कि उसे हादसे के बाद मीनल का पिता जख्मी होने के कारण बच नहीं पाया और मरने से पहले वह इन दोनों की, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि उसकी और मोहन की शादी हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया था उन दोनों पर। तब उन्होंने कहा कि उसे हादसे के बाद मीनल का पिता जख्मी होने के कारण बच नहीं पाया और मरने से पहले वह इन दोनों की शादी की, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि उसकी और मोहन की शादी हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया था उन दोनों पर। तब उन्होंने कहा कि उसे हादसे के बाद मीनल का पिता जख्मी होने के कारण बच नहीं पाया और मरने से पहले वह इन दोनों की शादी की इच्छा जाता गया, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि उसकी और मोहन की शादी हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया था उन दोनों पर। तब उन्होंने कहा कि उसे हादसे के बाद मीनल का पिता जख्मी होने के कारण बच नहीं पाया और मरने से पहले वह इन दोनों की शादी की इच्छा जाता गया, और इन्होंने भी तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर दी। करणवीर जी गुस्से में मीनल जी और मोहन जी को देख रहे थे। सब करणवीर जी को देख रहे थे तो करणवीर जी ने कहा, मेरा नाम पहले करण ठाकुर था। हम हिमाचल के एक छोटे से गांव में रहते थे। जब हम स्कूल में थे तभी हमारे घर वालों ने हमारा रिश्ता तय कर दिया था। उसे वक्त कम उम्र में ही शादी हो जाती थी, तो हमारा स्कूल खत्म होने के बाद मीनल ने पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। मोहन उसे वक्त स्कूल में ही था। कुछ टाइम बाद ही हमारी शादी हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मेरा कॉलेज खत्म हुआ और मैं भी गांव आ गया। उसे वक्त आर्मी में भर्तियां निकली हुई थी, तो मैं भी एक बार कोशिश करने की सोची। उसे वक्त मीनल प्रेग्नेंट थी। हमें तो जुड़वा बेटे हुए थे। हम दोनों और पूरा परिवार बहुत खुश थे। हमारी खुशी और बढ़ गई जब मेरा आर्मी में सिलेक्शन हो गया और मैं आर्मी में चला गया। लगभग 7 महीने बाद में घर वापस लौटा था। दोनों बच्चे उसे वक्त 8-9 महीने के थे। कुछ वक्त उनके साथ गुजरकर मैं दोबारा से बॉर्डर पर चला गया। उसके बाद साल भर तक मैं वापस नहीं लौट पाया। करणवीर जी ने आगे कहा, फिर मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर आया था। उसे वक्त बच्चे 1.5 साल के ऊपर के हो गए थे। मोहन पिताजी से गांव में जमीन बेचकर शहर में रहने की जीत पकड़ कर बैठा था। पिताजी ने मुझसे सलाह ली तो मैंने हाँ कह दिया और उसे समय ही यहाँ इस हवेली का निर्माण शुरू हो गया। मैं 2 महीने यही था, इसलिए मैंने सब काम अपनी देखरेख में करवाया। 2 महीने बाद में वापस चला गया। अब मैं बच्चों और परिवार से दूर नहीं रहना चाहता था, इसलिए मैंने सुना अधिकारियों से बात की तो मैं वहां से हमेशा के लिए आ गया था। तब तक सब यहाँ हवेली में शिफ्ट हो चुके थे। यहाँ पर काम भी अच्छा चल रहा था। अब मोहन के रिश्ते की बात चल रही थी। सब हमारे गांव के पास ही बसे। गांव में लड़की देखने गए। पहाड़ी इलाका था और बारिश का समय चल रहा था। पहाड़ों पर फिसलन बढ़ गई थी। वहां जाते हुए ही गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी खाई में गिरने वाली थी, लेकिन साइड में एक पुराना पेड़ था, इसलिए गाड़ी खाई में गिरने से बच गई। सब घर वाले घायल हुए थे। प्रीतम मेरी गोद में था। पहले हमने माँ पापा को बाहर निकाला, फिर मीनल और राकेश को उसी की गोद में था। इन्हीं निकला। मीनल के माता पिता भी हमारे साथ ही थे। मोहन ने उन दोनों को भी बाहर निकाल दिया और खुद भी निकल गया। मैं भी प्रीतम को लेकर बाहर निकलने लगा, लेकिन इस वक्त वह पेट टूट गया। शायद गाड़ी का वजन नहीं चल पाया और गाड़ी खाई में जा गिरी। अपने कारण बिजी को देखा तो उन्होंने आगे कहा, गाड़ी नुकीली चट्टानों से टकराती उससे पहले ही मैं प्रीतम को लेकर गाड़ी से कूद गया। बहुत छोटे आई थी हम दोनों को। 2 दिन बाद मुझे होश आया था। मेरी टांग और बाजू टूट गई थी। जब मैं प्रीतम के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि बच्चे ने 2 दिन से कोई हरकत नहीं की थी, तो गांव वाले उसे दफनाने ले जा रहे थे। मैं बड़ी मुश्किल से उन लोगों को रोका था। उन्हें लगा कि मैं पागल हो गया हूँ, इसलिए मरे हुए बच्चे को दफनाना नहीं दे रहा, लेकिन प्रीतम की सांस चल रही थी, सिर्फ शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। मेरा दोस्त सेवा में जो बना था राजपाल, मैंने उसे चिट्ठी भेजी। वह लगभग 10 दिन बाद मेरे पास आया। वह मुझे और प्रीतम
को लेकर दिल्ली गया। वहां डॉक्टर ने बताया कि सर में चोट लगने की वजह से प्रीतम कोमा में चला गया है। इन सब में लगभग महीना गुजर गया था। मैंने राजपाल को यहाँ मुंबई भेजा तो उसे यहाँ कोई नहीं मिला तो वह वापस आ गया। उसकी छुट्टियां खत्म हो गई थी इसलिए वह वापस बॉर्डर पर चला गया। मैंने सोचा था कि जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब खुद यहाँ आकर सबको सब बता दूंगा कि मैं क्यों नहीं आ पाया था। लगभग 6 महीने बाद में ठीक से चलने फिरने लगा। प्रीतम के शरीर में अभी भी कोई हरकत नहीं हुई थी तो मैं राजपाल को बुलाया और खुद यहाँ मुंबई आ गया। उसे हादसे को 8 महीने हो गए थे। मुझे लगा था कि मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देखा कि उसकी और मोहन की शादी हो गई है। मुझे बहुत गुस्सा आया था इन दोनों पर। तब उन्होंने कहा कि उसे हादसे के बाद मीनल का पिता जख्मी होने के कारण बच नहीं पाया और मरने से पहले वह इन दोनों की शादी की इच्छा जाता गया और उन्होंने भी तुरंत उनकी इच्छा पूरी कर दी। करणवीर जी गुस्से में मीनल जी और मोहन को देख रहे थे। फिर वह आगे बोली, मैं इन दोनों की इस नाजायज शादी को नहीं मानता। अगर मीनल प्रेग्नेंट ना होती, वह 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, तब मैंने फैसला किया ये दोनों खुश रहे, खुश अपने बच्चों के साथ। मैं अपने बेटे रात राकेश को लेकर चला जाऊंगा लेकिन इन लोगों ने और माता पिता ने मुझे ये भी करने नहीं दिया। ये औरत मेरे सामने आंचल पर सरकार खड़ी हो गई कि मैं यहाँ से चला जाऊं और इन्हीं खुश रहने दो। तब छोड़ गया मैं सब कुछ। जब मैं वापस दिल्ली गया तो राजपाल ने मुझे अमेरिका में एक अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया। उसने पैसों से भी पूरी मदद की मेरी। मैं प्रीतम को लेकर अमेरिका चला गया जहाँ जाकर मुझे पहली बार कुछ अच्छी खबर मिली। प्रीतम के जिस्म में हरकत होने लगी थी और कुछ नहीं ही महीना में इसे होश भी आ गया था। उसके बाद जब प्रीतम 14 साल का था तब मैं वापस दिल्ली आया। राजपाल रिटायर हो गया था। दिल्ली में ही प्रीतम ने पढ़ाई की, कॉलेज में ही इसमें प्रिया को पसंद कर लिया और मैं इन दोनों की शादी करवा दी। फिर हुआ अक्षत और वह लाया अथर्व को छुट्टियों में। अर्थ को जब मैं पहली बार देखा था तब उसकी आंखें देखकर मुझे इतने सालों बाद तुम्हारा ध्यान आया और जब इसकी बीमारी के बारे में और तुम सबके बारे में पता चला तब मुझे बहुत गुस्सा आया था तुम लोगों पर एक बच्चे के साथ ऐसा शुल्क। अथर्व को मैं प्रीतम को गोद लेने को कहा। अब अथर्व को सब अथर्व सूर्यवंशी के नाम से जानते हैं। तो मोहन जी ने कहा बिना उसके परिवार की जानकारी के आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, समझे? तो करणवीर जी ने कहा मत बोलो, वह मेरा पोता है, इसे तो अच्छे संस्कार नहीं दे पाए और अब मेरे पोते का भी भविष्य उसे यहाँ रखकर खराब करना चाहते हो। करणवीर जी ने राकेश को देखकर कहा। तो राकेश ने कहा मेरे पापा ने मेरी परवरिश कैसे की है यह उन्हें आपको बताने की जरूरत नहीं है और अब मैं आप और इन सबके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, देखता हूँ आप लोग इसे कैसे लेकर जाते हैं। राकेश ने करणवीर जी से कहा तो अथर्व हंसने लगा। उसकी घड़ी की आवाज सबको सुनाई दे रही थी। अथर्व के चेहरे के भाव बदलते सबने देखा। अथर्व ने हंसना बंद किया और गुस्से में कुछ बोलने वाला था तभी करणवीर जी ने उसका कंधा दबा दिया और कहा हम बात कर रहे हैं ना। फिर तो अथर्व ने कहा फिर कहीं ना इस आदमी को ज्यादा मेरा बाप ना बने, पहले मुझे यहाँ रहने नहीं दिया और अब आपके साथ भी जीने नहीं दे रहा। मारकर दम लेंगे क्या? मुझे मर जाऊंगा तो बात लेना, मेरी लाश के टुकड़े सब। उसकी बात सुनकर करणवीर जी ने उसे एक साइड से गले लगाया और उसके सर पर हाथ फिरकर उसे शांत करने लगे और कहा जो कुछ देर घाट को तंग कर लो, फिर मैं तेरे लिए पिज्जा मंगवाऊंगा। पिज्जा का नाम सुनकर अथर्व की आंखें चमक गई, वह खुश होती होगी बोला ठीक है, फिर मैं अपनी टंकी खाली करके आता हूँ, तुम भी अपने कमरे में जाओ और ये तामझाम उतार दो। तो आध्या तूनकते हुए बोली अब मैं तुम्हारे कमरे में ही रहूंगी, तो मैं अपने कमरे में क्यों जाऊं? तो अथर्व चिल्लाते हुए बोला तुम मेरे कमरे में क्यों रहोगी? मैं अपना कमरा तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूंगा, पहले ही यह कबाड़ी वहां रहता है, अब तुम भी रहोगे, भागो इधर से। अथर्व जल्दी से अपने कमरे में दौड़ गया और आध्या उसके पीछे पीछे चली गई।